Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is Introduction to Pharmacodynamics and Mechanism of Drug Action. So start करते हैं. फार्माकोकाइनेटिक्स में हमने बेसिकली ये डिस्कस किया था कि बॉडी के ड्रग के ऊपर क्या इफेक्ट्स होते हैं. अब हम पढ़ने लगे हैं कि ड्रग के बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट्स होते हैं. तो इस लेक्चर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में हम बात करेंगे डिफरेंट वेज ऑफ ड्रग इंटरेक्शन की, रिसेप्टर को डिफाइन करेंगे, उसकी टाइप्स और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे, फिर हम लाइगेंड को डिफाइन करेंगे, फिर जो डिफरेंट रिसेप्टर लाइगेंड इंटरेक्शंस होती हैं उनको डिस्कस करेंगे, फिर आखिर पे हम जो सिग्नल ट्रांसडक्शन के मैकेनिज्म्स होते हैं उनको डिस्क्राइब करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. फार्माकोडायनेमिक्स की बात करें तो ये बेसिकली एक स्टडी होती है बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी. यानी किसी भी ड्रग के बॉडी के ऊपर बायोकेमिकल और जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं उनकी स्टडी और उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस को हम फार्माकोडायनेमिक्स कहते हैं. इसके अंदर कौन कौन से मैकेनिज्म्स आते हैं. एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आता है, उस ड्रग के इफेक्ट्स आते हैं, ड्रग के एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं, उसके अलावा कॉन्ट्राइंडिकेशंस आती हैं और ड्रग इंट्रैक्शंस आती हैं. ड्रग एक्शन और ड्रग इफेक्ट, इसको मोस्टली बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं. इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है. ड्रग एक्शन की जब हम बात करते हैं ना, तो ड्रग एक्शन एक मैकेनिज्म होता है बाय विच ड्रग इंटरेक्ट विद टारगेट मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस अ बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज. यानी ड्रग किसी भी टारगेट मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट कर कर बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंज प्रोड्यूस करे, तो इसको हम ड्रग एक्शन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल ड्रग एक स्पेसिफिक रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करता है जिसकी वजह से सिग्नलिंग पाथवे एक्टिवेट हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं ड्रग एक्शन. जबकि ड्रग इफेक्ट ये होता है कि उस एक्शन की वजह से जो रिस्पॉन्स जनरेट होगा ना या आउटकम जनरेट होगा उसको हम ड्रग इफेक्ट कहते हैं. तो ओवरऑल रिस्पॉन्स यहाँ पर आउटकम रिजल्टिंग फ्रॉम द ड्रग एक्शन, इसको हम ड्रग इफेक्ट बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल ड्रग ए बाइंड हुआ रिसेप्टर पे जो कि उसका एक्शन था और उसने प्रोड्यूस की इन्फ्लेमेशन जो उसने प्रोड्यूस किया ना वो उसका इफेक्ट है. तो ये इन दोनों के दरमियान डिफरेंस होता है ड्रग एक्शन एंड ड्रग इफेक्ट का. अब टाइप्स ऑफ ड्रग एक्शन की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर दो कैटेगरीज आती हैं और दो कैटेगरीज आगे जाके डिवाइड होती हैं. एक होते हैं नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड ड्रग एक्शंस और एक होते हैं रिसेप्टर मीडिएटेड. जो रिसेप्टर मीडिएटेड है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. नॉन रिसेप्टर मीडिएट की जब बात करते हैं तो इसके अंदर फिजियोकेमिकल आते हैं, फिजिकल और केमिकल. उसके अलावा ये नॉन सेलुलर रिस्पॉन्स होते हैं, नॉन सेलुलर ड्रग एक्शन होते हैं. जबकि रिसेप्टर मीडिएटेड फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर आते हैं और ये सेलुलर रिस्पॉन्सेज होते हैं. सो नॉन रिसेप्टर ड्रग इंट्रैक्शन की जब हम बात करते हैं ना तो इसके अंदर आगे दो सब कैटेगरीज हैं. एक फिजिकल मैकेनिज्म्स होते हैं और केमिकल मैकेनिज्म्स होते हैं. फिजिकल मैकेनिज्म में हमारे पास ये वाले मैकेनिज्म्स आते हैं सारे के सारे. मैस एक्शन आता है, एब्जॉर्प्टिव एक्शन, ड्रग एब्जॉर्प्टिव एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं. ऑस्मोटिक एक्शन आता है, रेडियो एक्टिविटी कोज करवा रहे होते हैं, रेडियो ओपेसिटी कोज करवा रहे होते हैं. सूदिंग एक्शन होता है यानी पेन रिलीविंग वगैरह वाला. उसके अलावा म्यूको प्रोटेक्टिव यानी म्यूकस को प्रोटेक्ट करने वाला मैकेनिज्म होता है. तो इन मैकेनिज्म्स को हम फिजिकल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन बोलते हैं और ये नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड होते हैं. फिर आते हैं नॉन रिसेप्टर में दूसरी कैटेगरीज केमिकल मैकेनिज्म्स. इसके अंदर आते हैं चिलेटिंग एजेंट्स के तौर पर कुछ ड्रग एक्ट कर रहे होते हैं, एंटासिड्स के तौर पर, एसिडिफाइंग एजेंट्स के तौर पर, अल्कलाइन एजेंट्स के तौर पर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के तौर पर और चार्ज प्रोड्यूसिंग एजेंट्स के तौर पर. अब हम रिसेप्टर ड्रग एक्शन की बात कर लेते हैं. उसकी पढ़ने से पहले हमें रिसेप्टर्स का पता होना चाहिए. रिसेप्टर हमें पता है कि कोई भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर बाइंडिंग साइट्स होती हैं लोकेटेड, या तो ये सरफेस ऑफ सेल के ऊपर प्रेजेंट होंगे या फिर सेल के अंदर भी ये प्रेजेंट होते हैं. टू सर्व द डेट सर्व टू रिकोगनाइज द सिग्नल मॉलिक्यूल, यहाँ पे ड्रग जिसने हमने पता है कि वो रिकोगनाइज करता है और उसकी वजह से क्या होता है रिस्पॉन्स इनिशिएट होता है. यानी रिसेप्टर की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगी. एक तो ये मैक्रो मॉलिक्यूल है, ठीक है. दूसरा ये बाइंडिंग साइट है किसी भी ड्रग या फिर सिग्नल मॉलिक्यूल की. तीसरी करेक्टरिस्टिक क्या है, ये सरफेस के ऊपर भी प्रेजेंट हो सकती है और सेल के अंदर भी प्रेजेंट हो सकती है. चौथा ये रिकोगनाइज करता है सिग्नल मॉलिक्यूल यहाँ पे ड्रग को. और पांचवा क्या होता है कि ये इनिशिएट करता है रिस्पॉन्स को. दूसरी इसकी डेफिनेशन ये आती है अ मैक्रो मॉलिक्यूल द कंपोनेंट ऑफ द सेल, सेल का कंपोनेंट भी हो सकता है, और ऑर्गेनिज्म डेट इंटरेक्ट विद ड्रग. वही बात होगी ना कि रिकोगनाइज करके इनिशिएट करेगा रिस्पॉन्स को. एंड इनिशिएट अ बायोकेमिकल इवेंट्स लीडिंग टू ड्रग ऑब्जर्व इफेक्ट्स. ये डेफिनेशन होगी रिसेप्टर की. अब रिसेप्टर्स की जब हम बात करते हैं तो रिकॉग्निशन ऑफ द स्पेसिफिक लाइगेंड मॉलिक्यूल. रिसेप्टर हमें पता है कि मोस्टली जो होते हैं ना वो स्पेसिफिक होते हैं, क्योंकि जब हम उनके स्ट्रक्चर्स को देखते हैं ना तो उनकी जो एक्टिव साइट्स होती हैं ना वो एक्टिव साइट्स स्पेसिफिक होती हैं किसी भी ड्रग के लिए.
यानी वो किसी दूसरे ड्रग को अपने ऊपर बाइंड नहीं करने देती, ड्रग बोल लें या लाइगेंड बोल लें। इसके बाद ट्रांसडक्शन ऑफ सिग्नल इनटू रिस्पांस, सिग्नलिंग ट्रांसडक्शन करती हैं जिसकी वजह से रिस्पांस जनरेट होता है। अब रिसेप्टर्स के ऊपर ना एक होती है लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन, लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन जिसके ऊपर ड्रग ने बाइंड करना है, और एक होती है इफेक्टर डोमेन। अब इसको समझ लेते हैं। ये बेसिकली हमारे पास स्ट्रक्चर है जो हमारे पास होता है ना निकोटिनिक मस्करीनिक रिसेप्टर, यानी जो एएनएस की फार्माकोलॉजी में जब हम पढ़ेंगे ना कोलिनोमेमेटिक्स, तो उसमें हम इस डायग्राम को समझेंगे कि जो होता है ना स्ट्रक्चर हमारे पास निकोटिनिक आयन चैनल का, वो पेंटामेरिक होता है। पेंटामेरिक का क्या मतलब है कि उसके 5 सब यूनिट होते हैं। 2 अल्फा सब यूनिट हैं, 2 अल्फा सब यूनिट है, इसके अलावा एक बीटा सब यूनिट है, एक गैमा सब यूनिट है और एक डेल्टा सब यूनिट रहता है इसके अंदर। अब ये जो अल्फा सब यूनिट होते हैं ना निकोटिनिक रिसेप्टर के, इसको हम कहते हैं कि ये लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन होती है, जबकि ये जो बाकी इसके सब यूनिट्स हैं ना बीटा गैमा और डेल्टा, ये इसके इफेक्टर डोमेन है। लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन ने क्या करना होगा कि इसके ऊपर आकर ड्रग बाइंड करेगा, ठीक है। और जो इफेक्टर डोमेन है ना ये क्या करेगा कि ये इसके रिस्पांस में, यानी जो ड्रग बाइंड हुआ है उसके रिस्पांस में कोई भी इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। फॉर एग्जांपल जब यहाँ पर लाइगेंड बाइंड करेगा तो ये क्या करेंगे, बाकी वाले सब यूनिट्स क्या करेंगे, अल्फा सब यूनिट पे तो लाइगेंड बाइंड हो गया, जबकि जो बाकी सब यूनिट्स हैं ना वो क्या करेंगे कि इस रिसेप्टर को मतलब चैनल को ओपन कर देंगे, जिसकी वजह से आयंस अंदर की तरफ मूव हो जाएंगे। इसमें हम देख सकते हैं कि सोडियम पोटाशियम कैल्शियम वगैरह की इन्फ्लक्स हो रहा है सेल के अंदर। तो ये फ़र्क होता है लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन और इफेक्टर डोमेन के अंदर। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स। कुछ रिसेप्टर्स होती हैं प्रोटीन इन नेचर, मोस्टली की बात करें, कुछ रेगुलेटरी इन नेचर होते हैं, उसके अलावा कुछ एंजाइम्स के तौर पर ऐड कर होते हैं, कुछ आयन चैनल्स होते हैं और कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती हैं जो कि मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट करवा रही होती हैं। को ट्रांसपोर्ट भी करवा सकती हैं या फिर काउंटर ट्रांसपोर्ट भी करवा सकती हैं। अब हम बात करते हैं ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन की। अब बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू अ रिसेप्टर कैन बी एज, वो लाइगेंड के तौर पर भी बाइंड कर सकता है, एगनिस्ट के तौर पर भी बाइंड कर सकता है, एंटेगनिस्ट के तौर पर भी बाइंड कर सकता है, पार्शियल एगनिस्ट के तौर पर भी बाइंड कर सकता है, इन्वर्स एगनिस्ट के तौर पर भी बाइंड कर सकता है और मिक्स्ड एगनिस्ट एंटेगनिस्ट के तौर पर भी बाइंड कर सकता है। अब हम आगे लेक्चर में इन सारी चीज़ों के फ़र्क को भी समझेंगे। रिसेप्टर मॉडल को उससे पहले समझ लेते हैं कि इसमें हमारे पास ना 2 रिसेप्टर मॉडल स्टेट आती है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अब इस डायग्राम के थ्रू हम समझ लेते हैं 2 स्टेट मॉडल क्या होता है। इसमें हम देख सकते हैं कि रिसेप्टर रेस्टिंग स्टेट के अंदर प्रेजेंट है या फिर रिसेप्टर एक्टिवेटेड स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। जब ये एक्टिवेटेड स्टेट के अंदर प्रेजेंट होता है ना तभी ये रिस्पॉन्स जनरेट करता है। जब हम एगनिस्ट की बात करते हैं ना, तो एगनिस्ट ने क्या करना होता है, एगनिस्ट बेसिकली ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो कि रिसेप्टर के लिए अफिनिटी भी रखता है और 100% रिस्पॉन्स भी जनरेट करता है। अब एगनिस्ट की भी ना आगे टाइप्स होती हैं, फुल एगनिस्ट, पार्शियल एगनिस्ट, अभी हम आगे बात भी करेंगे। तो एगनिस्ट अभी आप ये याद रख लें कि एगनिस्ट की अफिनिटी भी होती है रिसेप्टर के लिए और इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी शो कर रहा होता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये एक्टिवेटेड साइट के ऊपर बाइंड, एक्टिवेटेड स्टेट ऑफ रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करने को प्रेफर करते हैं। इसमें जो एरो है वो थिकर है, जबकि रेस्टिंग स्टेट ऑफ रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करने को ये इतना प्रेफर नहीं करता। जबकि जब हम इन्वर्स एगनिस्ट की बात करते हैं ना, इन्वर्स एगनिस्ट ज़्यादा रेस्टिंग स्टेट के ऊपर बाइंड करने को प्रेफर करता है एज़ कम्पेयर टू एक्टिवेटेड स्टेट। जबकि जो एंटेगनिस्ट होता है ना, एंटेगनिस्ट एक्टिवेटेड स्टेट के ऊपर भी बाइंड करता है और रेस्टिंग स्टेट के ऊपर भी बाइंड करता है। एंटेगनिस्ट ने बेसिकली करना क्या होता है, एंटेगनिस्ट बेसिकली ऐसा स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल होता है जो कि रिसेप्टर के लिए अफिनिटी भी रखता है लेकिन कोई भी इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं शो करता। तो इस तरह के मॉलिक्यूल को हम एंटेगनिस्ट कहते हैं। तो 2 स्टेट मॉडल ये कहता है कि रिसेप्टर 2 स्टेट्स के अंदर होता है, रेस्टिंग स्टेट के ऊपर और एक्टिवेटेड स्टेट के अंदर, और ये दोनों फॉर्म्स आपस में इंटर कन्वर्जेबल होती है। इधर हम देख सकते हैं ना कि ये एरो दोनों तरफ जा रहे हैं। तो ड्रग रिसेप्टर बाइंडिंग क्या होती है कि ड्रग रिसेप्टर से बाइंड हुआ जिसकी वजह से ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना और ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्जेबल होते हैं, और जो ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है वही अल्टीमेटली इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। अब इस डायग्राम में देखो तो ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन शो किया हुआ है। ये हमारे पास रिसेप्टर है, रिसेप्टर के ऊपर ये बाइंडिंग साइट है, ठीक है। इस बाइंडिंग साइट पे ऊपर एंडोजिनस लाइगेंड बाइंड हुआ है। एंडोजिनस लाइगेंड कौन सा होता है, जो कि बॉडी के अंदर ही फॉर्म होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा सेल के अंदर। अब आता है एगनिस्ट। एगनिस्ट ने क्या करना होता है कि इसने भी एक्टिविटी को इंक्रीज करना है। तो एगनिस्ट ड्रग हैज़ एन एक्टिव साइट ऑफ सिमिलर शेप, यानी जो लाइगेंड की शेप होगी ना उसी शेप की इसके पास एक्टिव साइट प्रेजेंट होती है।
तो ये भी सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जो कि लाइगेंड ने प्रोड्यूस करना है। फिर आता है एंटेगनिस्ट। एंटेगनिस्ट क्या करता है कि ये भी आकर रिसेप्टर से ही बाइंड करता है, यानी इसकी एफिनिटी तो होती है रिसेप्टर के, लेकिन ये कोई भी इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता। ये बात इंपॉर्टेंट है कि ये कोई भी इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता। अब आती है इस लेक्चर की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कि नॉर्मली जो रिसेप्टर्स होती हैं ना, उनकी कुछ कोई ना कोई बेजल एक्टिविटी होती है। इस बेजल एक्टिविटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि नॉर्मली ना वो कोई ना कोई इफेक्ट ज़रूर प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो जो बेजल एक्टिविटी को हम क्वांटिफाई करते हैं ना, तो वो 12 वैल्यू दे रहे होते हैं, यानी जो रिसेप्टर्स हैं ना वो नॉर्मली 12 बेजल एक्टिविटी शो कर रहे होते हैं। अब जब फुल एगनिस्ट आएगा, फुल एगनिस्ट ने क्या करना है कि एक तो उसकी रिसेप्टर बाइंडिंग 100% होगी, ठीक है, और वो रिस्पॉन्स भी 100% जनरेट करेगा। अभी हम आगे डायग्राम से भी समझेंगे। फिर आते हैं पार्शियल एगनिस्ट। पार्शियल एगनिस्ट क्या करेगा, इसकी 100% बाइंडिंग होगी, लेकिन ये जो रिस्पॉन्स जनरेट करेगा ना वो सब मैक्सिमल होगा। सब मैक्सिमल का क्या मतलब है कि 100% से लो होगा। फॉर एग्जांपल 70% हो सकता है, 60% हो सकता है। फिर आता है इन्वर्स एगनिस्ट। इन्वर्स एगनिस्ट क्या करेगा, 100% बाइंडिंग तो शो करेगा, लेकिन ये जो रिस्पॉन्स जनरेट करेगा ना वो बेजल एक्टिविटी से भी नीचे होगा, यानी ये जो 12 वैल्यू है ना इससे भी नीचे ये शो करेगा इन्वर्स एगनिस्ट। अभी हम डायग्राम से भी इसको समझते हैं कि नॉर्मली हम देख सकते हैं कि ये वाला ग्राफ हमने डिस्कस किया है डोज रिस्पॉन्स कर्व में। इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर डोज लॉग की फॉर्म में प्रेजेंट है, यानी जो ड्रग डोज है वो लॉग फॉर्म में प्रेजेंट है, और यहाँ पर रिस्पॉन्स है। नॉर्मली जो हम वैल्यूज़ लेते हैं ना वो इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ लेते हैं हम एक्स एक्सिस के अलोंग। एक्स एक्सिस के अलोंग हम लेते हैं इंडिपेंडेंट वैल्यूज़, और जो डिपेंडेंट वैल्यूज़ होती है ना वो हम वाई एक्सिस के अलोंग लेते हैं। ये हम पीछे पढ़ के भी आए हुए हैं ना एफएससी वगैरह में। तो जब डोज को हम इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं ना किसी भी ड्रग की, तो उसकी वजह से ही रिस्पॉन्स पे इफेक्ट हो रहा था। जाहिर सी बात है, रिस्पॉन्स की वजह से डोज पे तो नहीं ना इफेक्ट होगा, डोज की वजह से रिस्पॉन्स पे इफेक्ट होगा। तो डिपेंडेंट वैल्यू को हम लेते हैं वाई एक्सिस के लोग। अब हमने पिछली स्लाइड में क्या बात डिस्कस की कि नॉर्मली रिसेप्टर्स की बेजल एक्टिविटी 12 होती है। इस ग्राफ में देखो तो नॉर्मली 12% वो रिस्पॉन्स जनरेट कर रहे हैं। अब हम समझ लेते हैं कि फुल एगनिस्ट क्या होता है। ये एक सेल है, ठीक है, सेल के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, यहाँ पे ये सारे रिसेप्टर्स हैं। इन रिसेप्टर्स पर एगनिस्ट बाइंड हुए हैं, फुल एगनिस्ट। ये क्या करेंगे कि मैक्सिमम रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे। मैक्सिमम रिस्पॉन्स जनरेट कर रहे हैं, 100% बाइंडिंग भी है और ये 100% रिस्पॉन्स भी जनरेट कर रहे हैं। तो इसको ग्राफ में हम कैसे प्लॉट करेंगे कि ऐसे ही हमारे पास ग्राफ है ना, नॉर्मली हमने कहा कि 12 एक्टिविटी होती है। तो जब हम 100% की बात करते हैं ना तो कुछ इस तरह से एक सेकेंड, 100% की जब हम बात करते हैं ना तो नॉर्मली 12 एक्टिविटी है। तो जब हम 100% की बात करेंगे तो ऐसे करके ग्राफ आ जाएगा, जिसमें ये जो ई मैक्स है ना, यानी रिस्पॉन्स जो मैक्सिमम रिस्पॉन्स होता है वो 100% आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी, 100% आ जाएगी। इसको ग्राफ में देखो तो ये इस तरह से नज़र आएगा कि ये वाला जो कर्व है ना, ये कर्व है फुल एगनिस्ट का। इसमें देखो तो रिस्पॉन्स 100% जनरेट हो रहा है। तो फुल एगनिस्ट ने क्या करना है, 100% या फिर मैक्सिमम रिस्पॉन्स जनरेट करना है। अब एग्जाम में जब ये आ जाए तो आपने ये पॉइंट तो लिखना है कि 100% बाइंडिंग है और मैक्सिमम रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है। उसके साथ इसकी एग्जाम्पल लिखनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वरना पूरे नंबर नहीं मिलते। अब जब इसमें जो मोस्टली एग्जांपल मैंने डाली है ना वो एएनएस की फार्माकोलॉजी से डाली है, क्योंकि इसके बाद मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में जो मॉड्यूल होता है ना फाउंडेशन के बाद, वो मोस्टली एएनएस का होता है। तो एएनएस की फार्माकोलॉजी में हम ये वाले ड्रग्स पढ़ेंगे, एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन। ये बेसिकली ना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर शो किया हुआ ना एग्जाम्पल के अंदर, ये है हमारे पास एक ब्लड वेसल। ब्लड वेसल पे ना बेसिकली अल्फा 1 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अल्फा 1 रिसेप्टर्स सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होते हैं। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम दिमाग में लाओ तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है। तो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स के अंदर ब्लड प्रेशर ने क्या होना होता है, इंक्रीज़ होना होता है। तो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करने के लिए वेजो कंस्ट्रिक्शन करवानी होती है या वेजो डायलेशन करवानी होती है। जाहिर सी बात है वेजो कंस्ट्रिक्शन करवानी है। तो ये जो अल्फा 1 रिसेप्टर्स होती हैं ना ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा रहे होते हैं, ठीक है। इन अल्फा 1 रिसेप्टर्स के ऊपर एपिनेफ्रीन भी बाइंड कर सकते हैं, नॉर एपिनेफ्रीन भी बाइंड कर सकते हैं और फिनाइलेफ्रीन भी बाइंड कर सकते हैं। तो हम ये कहते हैं कि ये वाले जो ड्रग्स हैं ये फुल एगनिस्ट के तौर पर एक्ट कर रहे हैं ऑन द अल्फा 1 रिसेप्टर। ठीक हो गया, तो ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी। नेक्स्ट आता है पार्शियल एगनिस्ट। पार्शियल एगनिस्ट के केस में ना हम दो केसेस लेते हैं। सबसे पहला केस ये होता है कि पार्शियल एगनिस्ट को हमने अलोन बॉडी के अंदर दिया,
यानी जब ये पार्शियल एगनिस्ट की बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। तो जब पार्शियल एगनिस्ट अपनी एक्टिविटी किसी भी सेल के ऊपर करेगा तो 100% बाइंडिंग होगी उसकी, लेकिन जो रिस्पॉन्स है ना वो सब मैक्सिमल होगा, यानी मैक्सिमम से नीचे होगा। इसको ग्राफ में कैसे प्लॉट करेंगे कि ये 12% पे थी बेजल एक्टिविटी, ठीक है, और ये आगे हमारे पास मैक्सिमम जो फुल एगनिस्ट की थी, ठीक है। अब हमने कहा कि सब मैक्सिमल है, सब मैक्सिमल कहाँ आएगी, फुल एगनिस्ट से नीचे आएगी। तो ग्राफ में कुछ इस तरह से ये प्रेजेंट होगा। इस ग्राफ में देखो तो ये फुल एगनिस्ट का कर्व है, जबकि ये वाला जो कर्व है ना ये पार्शियल एगनिस्ट का है, पार्शियल एगनिस्ट का। तो ये किसका कर्व आ गया, पार्शियल एगनिस्ट का। अब हम इसकी एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं कि पार्शियल एगनिस्ट जब हम अलोन देते हैं ना तो इसकी एग्जांपल आती है कि ब्यूपिनॉर्फिन ऑन म्यू रिसेप्टर, जो म्यू ओपियोइड रिसेप्टर्स होते हैं ना उन पे नॉर्मली मॉर्फिन ने बाइंड करना होता है। अब ये जो ब्यूपिनॉर्फिन है ना ये एक्ट कर रही होती है एज अ पार्शियल एगनिस्ट। जब ये इसके ऊपर बाइंड करेगी ना मॉर्फिन के रिसेप्टर्स पे तो ये सब मैक्सिमल रिस्पॉन्स जनरेट करेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि जो पार्शियल एगनिस्ट है ना जब हम इसको देते हैं फुल एगनिस्ट के साथ, यानी हम पार्शियल एगनिस्ट भी दे रहे हैं और फुल एगनिस्ट भी दे रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा कि जो पार्शियल एगनिस्ट है ना ये एक्ट करेगा एज कंपेटिटिव इंटेगनिस्ट। अब इस पॉइंट को समझ लेते हैं कि ये हमारे पास सेल प्रेजेंट है, ठीक है, इसके ऊपर ये म्यू रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। इसमें जो ब्लू कलर में है ना वो ब्यूपिनॉर्फिन है और जो रेड कलर में है ये मॉर्फिन है। इसमें देखो तो नॉर्मली तो मॉर्फिन ने बाइंड करना है ना। अब चूंकि हमने ब्यूपिनॉर्फिन भी दे दिया यानी पार्शियल एगनिस्ट के साथ फुल एगनिस्ट दे दिया, तो चूंकि फुल एगनिस्ट के साथ पार्शियल एगनिस्ट प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा कि ये जो पार्शियल एगनिस्ट है ना ये उन रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड कर देगा जिस पे मॉर्फिन ने बाइंड करना है। तो क्या होगा कि मॉर्फिन अपना एक्शन फुली परफॉर्म नहीं करेगा, तो इस वजह से हम उसको कहते हैं कि ये कंपेटिटिव एंटेगनिस्ट के तौर पर एक्ट कर रहा है। अब कंपेटिटिव क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर हम मॉर्फिन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दें तो वो ब्यूपिनॉर्फिन को डिस्प्लेस कर देगा। सो मॉर्फिन की जब कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो वो ब्यूपिनॉर्फिन को डिस्प्लेस कर देगा, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि इट कैन बी ओवरकम बाय द इंक्रीजिंग मॉर्फिन कंसंट्रेशन। तो आपने ये याद रखना है कि पार्शियल एगनिस्ट कंपेटिटिव एंटेगनिस्ट के तौर पर भी एक्ट करते हैं जब हम इसको फुल एगनिस्ट के साथ दे रहे होते हैं। फिर आता है इन्वर्स एगनिस्ट। इन्वर्स एगनिस्ट क्या करेगा कि इसकी 100% बाइंडिंग तो होगी लेकिन ये जो इफेक्ट जनरेट करेगा ना वो लेस देन 12 होगा। अब इसको ग्राफ में कैसे प्लॉट करेंगे कि ये वही उसी तरह से ग्राफ आ गई, ये 12% वाला रिस्पॉन्स आ गया। अब चूंकि ये 12 से भी नीचे जनरेट कर रहा है तो इस तरह से नीचे वाली साइड पर इसका कर्व आएगा। इसमें देखो तो ये वाला जो कर्व है दिस कर्व इज द इन्वर्स एगनिस्ट। इसकी एग्जांपल की बात करें तो एंटी हिस्टामिन जो होते हैं ना वो H1 और H2 रिसेप्टर्स पे जब हम बाइंड करवा रहे होते हैं ना तो वो एक्ट करते हैं एज इन्वर्स एगनिस्ट। इस डायग्राम में देखो तो फुल एगनिस्ट मैक्सिमल रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है, फुल एंटेगनिस्ट मैक्सिमल नेगेटिव रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है, पार्शियल एगनिस्ट देखो तो सब मैक्सिमल रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है। अब ये वही वाला कर्व है जो हमने सारे अलग अलग करके पढ़े हैं कि कंस्टिट्यूटिव एक्टिविटी यानी बेजल एक्टिविटी होती है 12 वाली, फुल एगनिस्ट आएगा तो मैक्सिमम रिस्पॉन्स आएगा, पार्शियल की वजह से थोड़ा सा नीचे आएगा। एंटेगनिस्ट की बात करें ना तो एंटेगनिस्ट ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो कि रिसेप्टर के लिए अफिनिटी तो रखता है लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करता, तो इसका कर्व बिल्कुल स्ट्रेट आएगा। जबकि इन्वर्स एगनिस्ट हमने कहा कि सब 12 से भी नीचे शो करेगा, यानी ये एज इन्वर्स एगनिस्ट वर्क कर रहा होगा। ड्रग एंटेगनिस्ट की बात कर लेते हैं। एंटेगनिस्ट हमने कहा कि ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो कि एफिनिटी रखता है लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करता। एग्जांपल हमें पता है कि कंपेटिटिव एंटेगनिस्ट होते हैं, नॉन कंपेटिटिव होते हैं, सूडो इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। ये बहुत कम लोगों को पता होता है कि सूडो इरिवर्सिबल एंटेगनिस्ट ऐसे एंटेगनिस्ट होती हैं जो कि स्लोली रिवर्सिबल बाइंडिंग शो करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनका जो इफेक्ट होता है ना वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। स्लोली, चूंकि ये स्लोली रिवर्सिबल बाइंडिंग कर रहे हैं ना तो इफेक्ट क्या होगा, इनका लॉन्ग लास्टिंग होगा। इरिवर्सिबल एंटेगनिस्ट परमानेंटली अल्टरेशन करवा रहे होते हैं और इनका कोई भी रिवर्सल नहीं होता। अब इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आती है कि हमने डिफ़ाइन करना है फुल इसमें कंपेटिटिव एंटेगनिस्ट को और नॉन कंपेटिटिव एंटेगनिस्ट को। अब कंपेटिटिव हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो कंपेटिटिव होता है वो हाई कंसंट्रेशन अगर हम कर दें ना किसी एगनिस्ट की तो हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, जबकि नॉन कंपेटिटिव में हम ऐसा नहीं कर सकते।
तो एग्जांपल की बात करें तो इसमें हम एग्जांपल लेते हैं, वही ब्लड वेसल है जिसके ऊपर अल्फा 1 रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। अल्फा 1 ने क्या करना होता है, वेजोकंस्ट्रिक्शन करनी होती है। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट हमारे पास होता है नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन जब आता है ना, अल्फा 1 रिसेप्टर पे बाइंड करता है तो ये कंस्ट्रिक्शन करवाता है, जबकि इसका ही ऑपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस करता है अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर, यानी जिसने अल्फा 1 की एक्टिविटी को एंटेगोनाइज करना है, वो आता है फेंटोलामीन। ये जो फेंटोलामीन है ना, ये आके अल्फा 1 रिसेप्टर के ऊपर बाइंड कर देगा, जिसकी वजह से कंपेटिटिव इनहिबिशन हो जाएगी अल्फा 1 रिसेप्टर की। सो रिस्पॉन्स क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। नीचे वाली डायग्राम में देखो तो नॉरएपिनेफ्रिन है जिसने अल्फा 1 रिसेप्टर पे बाइंड करना है। अब ब्लू कलर में इसके अल्फा 1 रिसेप्टर्स के ऊपर फेंटोलामीन आके बाइंड हो गया, जिसकी वजह से रिस्पॉन्स डिक्रीज हो गया। अब ये वाली ब्रैकेट देखो, इसमें लिखा हुआ है कि इफ़ हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज करें ना नॉरएपिनेफ्रिन की, तो हम रिस्पॉन्स को इंक्रीज कर सकते हैं। अब इस कर्व को समझने लगे हैं, ये कर्व बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस कर्व में देखो तो ये वाला जो केस है ना, ये हमारे पास है एगनिस्ट का, यानी नॉरएपिनेफ्रिन का केस है। ये जब बाइंड करेगी तो ये मैक्सिमल अपना रिस्पॉन्स जनरेट करेगी, यानी 100%। ठीक है। अब जब हमने एगनिस्ट और इंटेगनिस्ट दे दिया, यानी एगनिस्ट भी प्रेजेंट है और इंटेगनिस्ट भी प्रेजेंट है, तो इस कर्व में देखो तो जो रिस्पॉन्स है ना, वो काफ़ी देर बाद आया। रिस्पॉन्स आया तो 100% ही है, यहाँ देखो ना 100% ही रिस्पॉन्स आया, लेकिन जो रिस्पॉन्स आया ना, वो डोज को इंक्रीज करने से आया। डोज, यहाँ पे डोज प्रेजेंट है ना, तो डोज को हमने इंक्रीज किया, जिसकी वजह से ही मैक्सिमम रिस्पॉन्स आया। अब ये क्यों आया कि कंपेटिटिव इनहिबिशन है ना, कंपेटिटिव इनहिबिशन को हम कैसे ओवरकम करते हैं, अगर हम नॉरएपिनेफ्रिन की कंसंट्रेशन को बहुत ज़्यादा कर दें तो ये नॉरएपिनेफ्रिन इन फेंटोलामीन्स को आकर डिस्प्लेस कर देगा। जब ये आकर डिस्प्लेस कर देगा तो 100% एक्टिविटी हो जाएगी। तो हमें चाहिए क्या है कि हम नॉरएपिनेफ्रिन की कंसंट्रेशन को बहुत ज़्यादा कर दें। अब जब कंसंट्रेशन ज़्यादा करेंगे तो इस ग्राफ में ये वाला जो कर्व है ये राइट साइड की तरफ मूव कर देगा, यानी डोज, यहाँ पे डोज है ना, तो डोज इस साइड पे जा रही है, तो ये वाला कर्व आगे वाली साइड पर मूव कर देगा। तो एगनिस्ट प्लस एंटेगनिस्ट के केस में कंपेटिटिव की जब हम बात करते हैं ना, तो मैक्सिमल इफेक्ट तो प्रोड्यूस होता है, लेकिन जो डोज है ना वो हमें इंक्रीज करनी पड़ती है। तो ई मैक्स इस केस में सेम होता है, यानी जो मैक्सिमम रिस्पॉन्स है वो सेम है। जबकि जो EC50 है ना, EC50 जब हम डोज रिस्पॉन्स कर्व समझेंगे ना, उसमें बात करेंगे। EC50 बेसिकली क्या होता है कि वो वाली ड्रग की कंसंट्रेशन जिस पे हम हाफ ऑफ मैक्सिमम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर लें। यहाँ पे देखो तो रिस्पॉन्स 50% है, 50% रिस्पॉन्स है। अब इस 50% रिस्पॉन्स के ऊपर जितनी ड्रग की कंसंट्रेशन हमें रिक्वायर होती है ना, उसको हम कहते हैं EC50। यहाँ पे देखो तो EC50 कुछ इस तरह से आएगा, तो ये EC50 है। अब इस केस में देखो, दूसरे केस में देखो, तो यहाँ पे EC50 आ गया। अब दूसरे केस में हम देखें तो दूसरे केस में EC50 काफ़ी आगे की तरफ चला गया, यानी डोज हमें बढ़ानी पड़ी है, डोज बढ़ानी पड़ी है, जिसकी वजह से हमें, यानी डोज इंक्रीज करके ही हम 50% रिस्पॉन्स जनरेट करें, तो हम कहते हैं कि EC50 इसकी इंक्रीज हो गई है। अब चूँकि EC50 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है पोटेंसी के, तो जब हम एगनिस्ट के साथ फुल एंटेगनिस्ट दे रहे हैं तो इस केस में EC50 ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि पोटेंसी कम है, पोटेंसी कम है। और ई मैक्स यहाँ पे जिसको हम एफिकेसी कहते हैं ना, वो सेम है। ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है नॉन कम्पेटिटिव। नॉन कम्पेटिटिव की जब हम बात करते हैं ना, तो इसमें भी हम केस लेते हैं नॉरएपिनेफ्रिन का। नॉरएपिनेफ्रिन अल्फा 1 रिसेप्टर पे बाइंड करना। अब इस केस में जो हम वैसे तो फिनॉक्सीबेंजामीन जो है ना, वो अल्फा 1 अल्फा 2 भी ब्लॉकर भी होता है, लेकिन चूंकि हम अल्फा 1 की बात करते हैं तो हम इसको अल्फा 1 नहीं कंसीडर करते हैं। जो फिनॉक्सीबेंजामीन है ना, ये एज नॉन रिवर्सिबल एंटेगनिस्ट, या फिर नॉन कंपेटिटिव एंटेगनिस्ट के तौर पर एक्ट कर होता है। अब क्यों एक्ट कर होता है उसको इस वाली फिगर से समझते हैं। यहाँ पर देखो तो ये फर्स्ट करो, ये अल्फा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट है, वैसे ऐसा स्ट्रक्चर होता तो नहीं है। फर्स्ट कर लें, ये अल्फा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट है, ये वाली जो ऊपर वाली साइट है ना, ये वाली साइट, ये इसकी कैटालिटिक या फिर एक्टिव साइट है, जिसके ऊपर नॉरएपिनेफ्रिन ने बाइंड करना है। और ये जो दूसरी साइट है ना, जिसके ऊपर ये ब्लू कलर का फिनॉक्सीबेंजामीन बाइंड कर रहा है, ये इसकी एलोस्टेरिक साइट है, एलोस्टेरिक साइट है। इस एलोस्टेरिक साइट पर जब ये फिनॉक्सीबेंजामीन बाइंड कर देगा ना, तो ये क्या करेगा कि ये जो एक्टिव साइट है ना, इसके स्ट्रक्चर को चेंज कर देगा, जिसकी वजह से नॉरएपिनेफ्रिन इसके ऊपर बाइंड नहीं हो सकेगा। जब ये बाइंड नहीं हो सकेगा तो अपना एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगा नॉरएपिनेफ्रिन। सो इस केस में अगर हम नॉरएपिनेफ्रिन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज भी कर दें ना, तो कोई भी रिस्पॉन्स हमारे पास इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि रिसेप्टर का स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया,
स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। अब इस केस में हम कर्व को कैसे ड्रॉ करेंगे? नॉर्मल कर्व तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा था ना, ठीक है, जब हमारे पास खाली नॉरेपिनेफ्रिन प्रेजेंट था। अब चूंकि इस केस में नॉरेपिनेफ्रिन की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से कोई भी इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो हम ये कहते हैं कि इस केस में जो हमारे पास पोटेंसी है ना, पोटेंसी सेम रहेगी, जबकि जो ई मैक्स है, यानी जो मैक्सिमम रिस्पॉन्स है, वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इस केस में कर्व कुछ इस तरह से आएगा। इसको हम यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ पे देखो तो ये एगनिस्ट का केस है, जबकि जो नीचे वाला कर्व है ना, ये एगनिस्ट प्लस एंटेगनिस्ट का केस है। इसमें देखो तो जो ई मैक्स है ना, ई मैक्स एगनिस्ट के केस में 100% है, जबकि जब हमने एंटेगनिस्ट दिया तो उसकी वजह से ई मैक्स नीचे वाली साइड पर आ गया। क्यों नीचे आ गया? क्योंकि इसने रिसेप्टर के स्ट्रक्चर को ही चेंज कर दिया था। अगर हम कंसनट्रेशन को इंक्रीज यानी ड्रग की डोज को इंक्रीज भी कर देना, यानी नॉरेपिनेफ्रिन को इंक्रीज भी कर देना, फिर भी वो उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि रिसेप्टर की शेप ही चेंज हो गई है। तो हम ये कहते हैं कि इस केस में ई मैक्स या फिर एफिकेसी जो है ना, वो डिक्रीज हो गई है। अब आते हैं EC50 पर। EC50 की बात करें तो EC50 क्या होता है? डोज, ड्रग की डोज की वो वाली वैल्यू या वो वाली ड्रग डोज जिसके ऊपर हम रिस्पॉन्स 50% जनरेट कर रहे होते हैं। तो इस केस में देखो तो EC50 एगनिस्ट के केस में ये है, जबकि इंटेगनिस्ट का जब हम केस ले रहे हैं तो इस केस में भी EC50 सेम है। तो EC50 अगर सेम है तो पोटेंसी इन दोनों के केस में सेम होगी। तो इन दोनों के दरमियान यानी कंपेटिटिव नॉन कंपेटिटिव के दरमियान डिफरेंस ये हो गया कि कंपेटिटिव के केस में पोटेंसी डिक्रीज़ हो जाती है, जबकि जो नॉन कंपेटिटिव है इसमें जो पोटेंसी है वो सेम रहती है। जबकि ई मैक्स की बात करें तो कंपेटिटिव के केस में वो सेम रहता है, जबकि नॉन कंपेटिटिव के केस में एफिकेसी या ई मैक्स डिक्रीज़ हो जाता है। अब इन दोनों के दरमियान जब डिफरेंस आएगा तो पहले आपने डेफिनेशंस लिखनी है, इन दोनों के ग्राफ्स प्लॉट करने हैं और ये वाले दोनों पॉइंट्स नीचे लिख देने हैं एग्जाम्पल के साथ। फिर आते हैं कुछ ऑर्फन रिसेप्टर्स होते हैं और कुछ साइलेंट रिसेप्टर्स होते हैं। ये वाइवा में पूछ लेते होते हैं कभी कभी। ऑर्फन रिसेप्टर्स की बात करें तो ऑर्फन रिसेप्टर ऐसे होते हैं जिनके कोई भी एंडोजिनस लाइगेंड ही डिफाइंड नहीं होते, यानी कोई भी उनके रिसेप्टर बाइंडिंग के लिए कोई भी लाइगेंड ही डिफाइंड ही नहीं होते। तो इस तरह के रिसेप्टर्स को हम ऑर्फन रिसेप्टर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये ऐसे रिसेप्टर है ना, तो कोई भी इसका कोई लाइगेंड नहीं है कि वो आके इसके ऊपर बाइंड हो जाए, तो इस तरह के रिसेप्टर को हम ऑर्फन रिसेप्टर बोलेंगे। फिर आते हैं साइलेंट रिसेप्टर। साइलेंट चुपचाप रहने वाले, यानी ये ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जब इनके ऊपर लाइगेंड बाइंड भी हो जाए ना, तो ये कोई भी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस ही नहीं करते। अब क्यों नहीं प्रोड्यूस करते? क्योंकि इनके अंदर ना कोई भी फंक्शनल कपलिंग नहीं होती, जिसकी वजह से ये नीचे सेल के अंदर कोई भी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सकें। तो इस तरह के रिसेप्टर्स को हम साइलेंट रिसेप्टर्स बोलते हैं। अब आते हैं ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म्स कौन कौन से होते हैं। इसके अंदर बेसिकली आते हैं आयन चैनल्स, जो कि किसी भी आयन की वजह से जब आयन रिसेप्टर के ऊपर बाइंड होगा तो रिस्पांस प्रोड्यूस करेंगे या सिग्नल प्रोड्यूस करेंगे। फिर आते हैं इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर बेसिकली उन ड्रग्स के लिए होते हैं जो कि वो वाले ड्रग होते हैं जो कि लिपिड सोलेबल होते हैं। जो लिपिड सोलेबल होते हैं ना, वही सेल के अंदर आते हैं और सेल के अंदर आकर अपना एक्शन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। और ये बेसिकली ना जीन एक्सप्रेशन के थ्रू अपना मतलब मैसेंजर आरएनए वगैरह की फॉर्मेशन, फिर प्रोटीन वगैरह बन रही होती है, तो जीन एक्सप्रेशन के थ्रू ये अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। फिर आती हैं लाइगेंड रेगुलेटेड ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम्स। ये लाइगेंड की बाइंडिंग से अपना एक्शन परफॉर्म करेंगे। फिर आते हैं साइटोकाइन रिसेप्टर्स और जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। जी प्रोटीन तो बहुत बार पढ़ी हुई है ना हमने, जी प्रोटीन इसके अंदर भी आती है। तो आयन चैनल लिंक रिसेप्टर की बात करें तो ये किसी भी आयन की वजह से ओपन होते हैं। फॉर एग्जांपल एट रेस्टिंग कंडीशन जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है ना, वो क्लोज है। फिर जब कोई भी इनके ऊपर एगनिस्ट यहाँ पे ड्रग आकर बाइंड होगा तो ये आयन की परमेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। फॉर एग्जांपल एक्शन पोटेंशियल जब आया है तो कन्फर्मेशनल चेंज होगा, जिसकी वजह से वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे और सोडियम सेल के अंदर आकर पॉजिटिविटी जनरेट करेगा। कहते हैं लाइगेंड गेटेड, ये आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स की टाइप होती है। इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो गाबा गेटेड जो क्लोराइड चैनल्स होती हैं ना, फॉर एग्जांपल बारबिचुरेट्स, इसकी एग्जांपल में ये आते हैं। फिर आते हैं इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स है स्टेरॉयड रिसेप्टर्स, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम। स्टेरॉयड रिसेप्टर्स क्या होते हैं कि ये सेल के अंदर आते हैं। ये बेसिकली ना ये सेल मेम्ब्रेन है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि स्टेरॉयड बाइंडिंग डोमेन के साथ आकर ये बाइंड हो गए। फिर क्या होगा कि ये सेल के अंदर चले जाएंगे, जीन के ऊपर अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। जब बेसिकली ना डीएनए बाइंडिंग डोमेन, एक इसकी स्टेरॉयड बाइंडिंग डोमेन होती है और डीएनए बाइंडिंग डोमेन होती है। जो स्टेरॉयड बाइंडिंग डोमेन होती है उसके साथ आकर ड्रग बाइंड होता है, जबकि जो डीएनए बाइंडिंग डोमेन है ना, वो आकर डीएनए से बाइंड करेगी, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन होगी।
मैसेंजर आरएनए बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन से मैसेंजर आरएनए बनेगा। फिर क्या होगा कि ये मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के पास चला जाएगा और प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी, यानी ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन होगी। अब ये जो प्रोटीन बनी है ना, ये सेलुलर फंक्शंस को मॉडिफाई करेगी। तो ये हो गया इंट्रा सेलुलर। इसके अंदर कुछ इंट्रा साइटोप्लाज्म होती हैं और कुछ इंट्रा न्यूक्लियर भी होती हैं। न्यूक्लियस के अंदर आगे अपना एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं और कुछ साइटोप्लाज्म के अंदर ही अपना एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। लिगैंड रेगुलेटेड ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम्स, इस डायग्राम में देखो तो ये टायरोसिन काइनेज इसके एग्जांपल के अंदर आता है। इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर अल्फा हेलिक्स होता है जो कि मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, और बाहर की वाली साइड पर इसकी बाइंडिंग साइड होती है, और अंदर वाली साइड पर इसके ऊपर टायरोसिन काइनेज वो प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर्स। अब इसके अंदर क्या होता है कि लाइगैंड सबसे पहले यहाँ पर बाइंड होता है, लाइगैंड बाइंड टू बोथ रिसेप्टर, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो दोनों इसके यूनिट्स हैं ना, ये आपस में एग्रीगेट होकर डाइमर की फॉर्मेशन करवाते हैं। फिर डाइमर जब बनता है तो ये क्या करता है कि नीचे वाली साइड पर टायरोसिन काइनेज है ना, तो टायरोसिन काइनेज की एक्टिवेशन करवा देता है। टायरोसिन काइनेज जब एक्टिव होता है तो ये क्या करता है कि ये फॉस्फोराइलेट कर देता है। जब फॉस्फोराइलेट हो जाएगा तो जो रिसेप्टर प्रोटीन है ना, जो रिसेप्टर प्रोटीन अंदर वाली साइड पर ये वाली रिसेप्टर प्रोटीन प्रेजेंट है, ये रिकॉग्नाइज्ड हो जाएगी, और जब ये रिकॉग्नाइज्ड होगी ना तो ये सेल के अंदर रिस्पॉन्स जनरेट करेगी। फिर आते हैं साइटोकाइन रिसेप्टर, इसके अंदर जैकस्टेट आता है। जैकस्टेट क्या होता है कि साइटोकाइन जब आकर रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करेगा तो उसकी वजह से जीनोकाइनेज रिसेप्टर की फॉस्फोराइलेशन हो जाएगी। जब ये फॉस्फोराइलेट होगा तो ये स्टैट को जाकर एक्टिव कर देगा। ये हमारे पास स्टैट है। जब स्टैट एक्टिव होगा तो स्टैट जो होता है ना, वो न्यूक्लियस के अंदर जाकर अपना रिस्पॉन्स जनरेट करता है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि स्टैट न्यूक्लियस के अंदर आकर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन वाले रिस्पॉन्स, वही वाले रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। फिर आते हैं रिसेप्टर लिंक टू जी प्रोटीन। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर हम बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ के आए हुए हैं, फिजियोलॉजी में भी पढ़ के आए हुए हैं कि 7 मेम्ब्रेन इसका स्ट्रक्चर, ट्रांस मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे हम जिसको जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर भी बोलते हैं या फिर सर्पेंटाइन रिसेप्टर भी बोलते हैं। ये क्या स्ट्रक्चर होता है कि ये मेम्ब्रेन से ना 7 टाइम पास कर होता है, ऐसे करके इसका स्ट्रक्चर होता है, और मेम्ब्रेन से ये 7 टाइम पास कर होता है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 टाइम। और अंदर वाली साइड के ऊपर ना ये जी प्रोटीन के साथ लिंक होता है। अब ये जो जी प्रोटीन है ना, इसके 3 सब यूनिट होते हैं, अल्फा बीटा एंड गैमा, अल्फा बीटा एंड गैमा। और बात करें तो इसकी जो बाहर वाली साइड है ना, उसको हम उसके ऊपर अमोनिया टर्मिनल होता है, अंदर वाली साइड पर कार्बोक्सिल टर्मिनल होता है। जब इसके ऊपर कोई भी रिसेप्टर आके बाहर वाली साइड पर बाइंड करेगा ना, तो उसकी वजह से क्या होगा कि कन्फर्मेशनल चेंज होगा। कन्फर्मेशनल चेंज की वजह से क्या होगा कि इसके ऊपर जो जी डी भी बाइंड हुई है ना, नॉर्मली ना इन रेस्टिंग कंडीशन के ऊपर इसके ऊपर जी भी होती है। तो जब ये जी भी इसके ऊपर से हट जाएगी जब लाइगैंड बाइंड होगा, और इसके ऊपर आकर जी भी बाइंड हो जाएगी, जी भी बाइंड हो जाएगी। जब जी भी बाइंड होगी फिर आगे हमारे पास जी प्रोटीन एक्टिव होकर अपना एक्शंस परफॉर्म करेगी। इसमें देखो तो ये हमारे पास है जी प्रोटीन का अल्फा सब यूनिट, ये बीटा और ये गैमा। ये जो बीटा और गैमा होते हैं ना, ये बेसिकली ना ज़्यादातर पोटाशियम चैनल्स के साथ अपना एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। जबकि जो अल्फ़ा सब यूनिट है ना, ये क्या करता है कि ये अंदर की तरफ आकर ना बेसिकली जो अल्फ़ा सब यूनिट है ना, ये अल्फ़ा इनहिबिटरी भी होता है, अल्फ़ा स्टिमुलेटरी भी होता है, जी क्यू प्रोटीन। जब हम जी प्रोटीन की बात करते हैं ना, तो वो जी क्यू भी हो सकती है, जी स्टिमुलेटरी भी हो सकती है, और जी इनहिबिटरी भी हो सकती है। तो इनके जो अल्फ़ा सब यूनिट्स होंगे उनको भी हम ऐसे कैटेगराइज करते हैं कि जी अल्फ़ा इनहिबिटरी, जी अल्फ़ा स्टिमुलेटरी, जी अल्फ़ा क्यू एंड जी इनहिबिटरी क्यू। तो इस तरह से हम इसको क्लासीफाई करते हैं। अब ये जो जी इनहिबिटरी अल्फ़ा सब यूनिट होता है ना, ये साइक्लिक एएमपी के लेवल्स को डिक्रीज करता है। जी अल्फ़ा स्टिमुलेटरी की बात करें तो ये साइक्लिक एएमपी के लेवल को इंक्रीज़ करता है। अब कैसे इंक्रीज़ करता है कि ये एडिनाइलेट साइक्लेज को एक्टिव करता है, जिसकी वजह से एटीपी से साइक्लिक एएमपी बनता है। ये हम सारा पढ़ के आए हैं। जी क्यू की बात करें तो ये डैग और IP3 वाले पाथवे को स्टिमुलेट करता है। तो ये सारे इसके मैकेनिज्म्स हो रहे होते हैं। ये भी वही डायग्राम है। इसमें देखें तो ये जो जी स्टिमुलेटरी है, ये एडिनाइलेट साइक्लेज को स्टिमुलेट कर रही है, ये एडिनाइलेट साइक्लेज है, जिसकी वजह से एटीपी से साइक्लिक एएमपी बनता है। जबकि जो जी इनहिबिटरी है वो इसको आकर इनहिबिट कर रही है, जिसकी वजह से साइक्लिक एएमपी का लेवल डिक्रीज होता है। साइक्लिक एएमपी ने क्या करना होता है, प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिव करना होता है, और ये फिर फंक्शनल प्रोटीन्स की फॉस्फोराइलेशन करवाता है, और सेल के अंदर रिस्पॉन्स जनरेट होता है। फॉर एग्जाम्पल रिलैक्सेशन होती है, स्मूथ मसल्स की, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, लिपोलिसिस, कैल्शियम चैनल एक्टिवेशन, ये सारे रिस्पॉन्स होते हैं। अब दूसरी डायग्राम में आ जाओ।
ये जी क्यू प्रोटीन है। जी क्यू प्रोटीन ने फॉस्फोलाइपेज सी को एक्टिव करना होता है। फॉस्फोलाइपेज सी PIP2 को एक्टिव करती है, IP3 और डैग करता है। IP3 ने आकर कैल्शियम को रिलीज़ करवाना होता है और डैग ने आकर प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिव करवाना है। प्रोटीन काइनेज सी ने फॉस्फोराइलेशन करनी है एंजाइम्स की और अल्टीमेटली हमारे पास रिस्पॉन्स जनरेट होना है। अब ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं इन रिसेप्टर्स की। जब हम जी क्यू की बात करते हैं ना, तो जी क्यू में ANS की फार्माकोलॉजी में हम ये वाले रिसेप्टर्स पढ़ेंगे, अल्फा रिसेप्टर्स, M3 रिसेप्टर एंड M1 रिसेप्टर्स। जी स्टिमुलेटरी की बात करें तो इसमें डोपामिन टाइप 1 और बीटा 1 रिसेप्टर्स आते हैं। जी इनहिबिटरी की बात करें तो अल्फा 2 और M2 रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो जी क्यू है ये फॉस्फोलाइपेज सी को यूज़ करेगी। ठीक है, जी स्टिमुलेटरी और जी इनहिबिटरी हमने पीछे डिस्कस किया ना, एडिनाइलेज साइक्लेस को यूज़ करेंगे और ये सारा रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा था, ये आप पढ़ सकते हैं। ये एक समरी है जिसमें मुख्तलिफ तरह के रिसेप्टर्स को शो किया हुआ है। अब हम एक MCQ उसको डिस्कस कर लेते हैं। और 16 ईयर्स ओल्ड गर्ल सफरिंग फ्रॉम सीजनल राइनाइटस हुआ हुआ स्टार्टेड अ थेरेपी विद लोराटिडीन एंड एंटीहिस्टामिन, जो कि एक एंटीहिस्टामिन है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म बेस्ट डिस्क्राइब द इंट्रिंसिक एबिलिटी ऑफ अ ड्रग टू बाइंड विद रिसेप्टर। इंट्रिंसिक एबिलिटी को हम क्या कहते हैं कि किसी भी ड्रग की अपने रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करने की इंट्रिंसिक एबिलिटी को हम कहते हैं उस ड्रग की अफिनिटी कहते हैं। अब जब इंटेगनिस्ट की बात करते हैं ना, तो इंटेगनिस्ट हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं कि इंटेगनिस्ट की अफिनिटी तो होती है रिसेप्टर के ऊपर, लेकिन कोई भी इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं शो करवाता। ये आपने ज़रूर याद रखना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। अब नेक्स्ट पार्ट की वीडियो के अंदर हम जो डोज रिस्पॉन्स कर्व होता है ना, उसको डिटेल से देखेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।